हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का फिजिक्स का यानी भौतिक शास्त्र का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे इस वीडियो में, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। और जी हाँ, अगर आप प्राइवेट स्कूल में हैं या प्राइवेट से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर, क्योंकि बिल्कुल बोर्ड पैटर्न में बनाया गया है और बोर्ड द्वारा ही तय किया गया है पूरा का पूरा पैरामीटर, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखिएगा और कॉपी और कलम उठा लीजिएगा, आप भी मैच कर सकते हैं। और देखिएगा, सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है आपको। यहाँ पर देखेंगे तो स्पष्ट रूप से कहा गया कि एक प्राथमिक सेल का विद्युत बाहुबल जो है यहाँ पर 2 वोल्ट है। जब इसे लघुपथित कर देते हैं अर्थात 0 कर देते हैं तो वह 4 एम्पियर की धारा देता है। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सो आंतरिक प्रतिरोध, इसका राइट ऑप्शन आप लगा सकते हैं। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध रहेगा 0.5 ओम होता है, क्योंकि प्रतिरोध का आपको मात्रक क्या होता है आपको भी पता है, ओम होता है, जिसे आप इस टाइप से बनाते होंगे। क्लियर है? तो आपको याद रखना है, ये लघुपथित 0 कर देते तो ये 4 एम्पियर की धारा जब प्रवाहित करते तो आंतरिक विद्युत क्या हुआ यहाँ पर 0.5 ओम हो जाएगा। सो क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है आपका दो आवेशित वस्तुओं को एक चालक तार से जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनकी, अगर देखिए यहाँ पर सिंपल मैं बता दूं आपको कि दो आवेशित वस्तुओं को अगर एक चालक तार से जोड़ दें, उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तो कब नहीं होगी, क्या कंडीशन होगी यहाँ पर देख सकते हैं। तब नहीं होगी यहाँ पर जब आवेश समान रहेंगे, जब आवेश समान रहेंगे तो उस पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। सो क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका आया था क्वेश्चन कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा या ऑप्शन नंबर इस 3 लगाइएगा, इसमें माइनस पी और कॉस थीटा रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट ऑप्शन रहेगा इसका, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र और पर रखे जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी बात कर रहे थे, इसलिए माइनस पी कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है? सो नेक्स्ट देखिएगा, परमाणु क्रमांक से तात्पर्य क्या होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक से परमाणु क्रमांक ही होता है। तो विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा इस पर। और देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अवशोषित प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो यहाँ पर जो अवशोषित तरंग दैर्घ्य जो होगी ना, अवशोषित जो फोटोन की जो तरंग दैर्घ्य होगी वो 12 से 15 एंगस्ट्रॉम होगी। ये जो साइन होता है एंगस्ट्रॉम का होता है, तरंग दैर्घ्य का होता है। अगला देखिएगा, बोर कक्षा की त्रिज्याओं में अनुपात क्या होता है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। तीसरा लगाइएगा, वह 1:4:9 होता है। सो क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, कुछ मैंने यहाँ से पहले से फिल कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधा सा स्पष्ट किया गया है कि उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, समव्यव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत होती है ना। जिन लोगों ने लंबवत लिखा है बिल्कुल राइट रहेगा। संट धारामापी की जो सुग्राह्यता होती है वो कम कब हो जाती है? तो याद रखिएगा, संट धारामापी की सुग्राह्यता को कम कर देता है। तो याद रखिएगा, संट एक कम प्रतिरोध का तार होता है ना। संट जो है ये धारामापी की सुग्राह्यता को क्या कर देता है? कम कर देता है, इसलिए ऑप्शन लगा लीजिएगा इसका, सुग्राह्यता है ना। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात करें कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम करने से उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना। उस पर जो लगा हुआ विभवांतर होता है वो बढ़ जाता है। अगला देखेंगे तो प्रेरण प्रतिघात एक्सएल का एसआई पद्धति में मात्रक जो है ये ओम है ना। प्रेरण का इसका जो मात्रक है ओम लिखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्रकाश तरंगों की जो आवृत्ति होती है, तो प्रकाश तरंगों की जो आवृत्ति होती है ये 10⁻⁻14 हर्ट्ज कोटि की मानी जाती है ना। तो विशेष रूप से याद रखिएगा, प्रकाश तरंगें जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। सो नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, यहाँ पर सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन है? तो बहुत सारी विद्युत चुम्बकीय तरंग हम लोगों ने पढ़ रखा है, गामा किरणें, एक्स किरणें, है ना। तो ये क्या है? आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, जिसमें से गामा जो किरणें हैं इनकी विद्युत चुम्बकीय, गामा किरण की जो विद्युत ये आवृत्ति होती है ये सबसे अधिक होती है। सो नेक्स्ट देखिएगा, आप सत्य असत्य की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सत्य असत्य में देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। बिल्कुल सही राइट है ये, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है ना।
देखिएगा यहाँ पर बोर मॉडल के अनुसार परमाणु में उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल अधिक होती है, ये गलत रहेगा, है ना। बोर मॉडल के अनुसार परमाणु में उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल अधिक होती है, नहीं होती है, इसलिए ये गलत रहेगा, है ना। डी ब्रोगली तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, नहीं, गलत है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है ना। और ध्वनि तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, मैंने बताया ध्वनि तरंगे एक यांत्रिक तरंगे होती हैं, है ना, जिन्हें क्या होती हैं, माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए क्या होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक्स किरणें, गामा किरणें, है ना, ये क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की आधी होती है, गलत है, आधी नहीं होती है, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये है लॉरेंज बल। यहाँ पर आपको सही जोड़ी मिलाना है, जिसमें लॉरेंज बल पूछा गया है। तो लॉरेंज जो बल होता है वो आपका होता है क्यू वी बी साइन थीटा होता है, तो इसलिए ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा ये वाला, है ना। और इसके अलावा बायो सेवर्ट का नियम है, बहुत सिंपल जोड़ियाँ आई थी। तो बायो सेवर्ट का जो नियम होता है डी वी बराबर म्यू जीरो आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, ये वाला लगाया होगा आप लोगों ने, आई होप। धारावाही कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसमें दो प्रकार से धारावाही पूछ लिया है। सो आप लोग डाउट में पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर देखेंगे तो सी का जो राइट ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो ये धारावाही जो तीव्रता रहेगी चुंबकीय क्षेत्र की, ये म्यू जीरो एन एल अपॉन 2 आर हो जाएगा, है ना। इसका जो ऑप्शन रहेगा ये 5वां नंबर हो जाएगा। अगला देखेंगे तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है, इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है सरल सूक्ष्मदर्शी की, ये होती है, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो आवर्धन क्षमता होगी 1+D/F हो जाएगा, है ना, इसका ये हो जाएगा तीसरा। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है इसका हो जाएगा F0 फोकस और अपॉन FE हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, प्रत्येक प्रश्न का एक शब्द में उत्तर देना या एक वाक्य में। उस घटना का नाम लिखिए जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की क्वांटम प्रकृति बताती है। सो क्वांटम प्रकृति आपको पता है, क्वांटा की बात कर रहे हैं। प्लांक ने बताया था कि प्रकाश जो होता है क्वांटा के रूप में भी गमन करता है। तो विशेष रूप से देखेंगे तो क्वांटा प्रकृति बताता है विद्युत विघट्ट प्रभाव, है ना, ये वाला जो प्रभाव है। देहली आवृत्ति और देहली ऊर्जा के संबंध में हमने पढ़ रखा है ना। देहली ऊर्जा क्या होती है, आपको पता है कि किसी धातु से प्रकाश अगर किसी धातु पर एक फिक्स ऊर्जा का जो प्रकाश वो डाला जाता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने की जो घटना होती है देहली ऊर्जा कहलाती है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए कुछ फिक्स आवृत्ति होनी चाहिए ना प्रकाश की। ऐसा तो नहीं कि कोई भी प्रकाश डाल देते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे, तो कोई आवृत्ति होनी चाहिए इसकी। आवृत्ति का तात्पर्य यहाँ पर 1 सेकेंड में, है ना, 1 सेकेंड में जितने कंपन करती है कोई भी तरंग, है ना, यानी प्रकाश तरंग की बात कर रहे हैं कोई भी। सो बी नंबर इसका से देखेंगे, सो बी नंबर का जो राइट ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर देखेंगे तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश आपतित होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। मतलब प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश जैसे आपतित होता है किसी धातु की सतह पर, तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, है ना, नोट कर लीजिएगा आप देहली आवृत्ति के संदर्भ में। अगला देखिएगा, कौन सी प्रकाश किरण लेंस से बिना विचलित हुए निकलती है। तो ये प्रकाश के केंद्र से, है ना, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना तीसरा का, जो कौन सी प्रकाश किरण लेंस से बिना विचलित हुए निकलती है, तो प्रकाश के केंद्र से जब जो किरण निकलती है, जो किरण प्रकाश के केंद्र से निकलती है वो बिना विचलित हुए जाती है, मतलब सीधी रेखा में गमन करती है। किस दर्पण से आभासी व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है और कब? 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, है ना। तो अवतल दर्पण से आभासी और बड़ा प्रतिबिंब तो हमको मिलता है, बिल्कुल राइट है, लेकिन कब वो मिलता है? तो जब आपको तब मिलेगा ये बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में जब ध्रुव के पास में रखेंगे उसको, है ना, उसको किसके पास रखेंगे? ध्रुव के पास रखेंगे, यानी ध्रुव की जो दूरी रहेगी वो कम रहेगी। एक्स किरण की तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है, इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो इसकी आवृत्ति 3×10 अगर देखेंगे तो 08, है ना, 1018 हर्ट्ज के आसपास हो गए, है ना, ये वाला इसका राइट ऑप्शन रहेगा। तो चलिएगा अब नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा जितने भी वो क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो पेपर है बिल्कुल MP बोर्ड जो एग्ज़ाम जो आपको फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसी के इक्विरेट बनाया गया है। तो आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है। किसी चालक के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक लिखना है, मैं बता देता हूँ जल्दी से।
यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है इसी के संदर्भ में है और ये आया हुआ है एम्पियर की धारा बह रही है, इसमें बिंदु से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी थी आपको। अथवा में इसी के देखेंगे तो न्यूमेरिकल भी दिया गया है कि 1 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो धारा का मान ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से, है ना। देखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम पर कथन गणितीय रूप में लिखिए, तो ये भी एम्पियर का कथन पूछ लिया है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का द्वितीय नियम पूछ लिया है ना। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, ये भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के संदर्भ में। यदि किसी कुंडली में धारा का मान 1 एम्पियर है तो 0 मिलीसेकंड में घटने वाली पर 4 वोल्ट का विपरीत विद्युत बाहुबल उत्पन्न होता है, तो कुंडली को सापेक्ष कर गणना कीजिए, है ना, इस टाइप से। इसके अथवा में भी है, ये आप देख सकते हैं, अथवा में भी आया है, न्यूमेरिकल है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की 2 शर्तें हैं। प्रकाश अपवर्तन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन। बोर का परमाणु मॉडल आया हुआ है 2 नंबर में। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं के संबंध में प्रश्न है। और एक देख सकते हैं यहाँ पर तापान्य को उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, किरचॉफ धारा, ये सारे अब क्वेश्चन कंप्लीट करके रखिए आप। अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको ये पेपर तो मिला नहीं होगा, है ना। तो प्राइवेट वाले जितने भी हैं उसको तो बेहतर तैयार करना ही करना है, और जितने गवर्नमेंट वाले हैं जिन लोगों से ऐसा लग रहा है कि पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आया हुआ है तो वो लोग इस पेपर की ज़रूर तैयारी कर लें। पेपर कुछ इसी टाइप से ही आएगा आपका। बायो सेवर्ट के नियम देख लीजिए, ये देख लीजिए। 15वें नंबर का विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं, इनकी विशेषताएं। पतले लेंस के लिए नैन श्रीनिवासन सूत्र तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही रहा है, पिछले एग्जामों में भी आया हुआ है। देखेंगे ये फोटोन की ऊर्जा संवेग की गणना करना था आपको। इसके संदर्भ में देहली ऊर्जा और धातु कारफलन के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हैं। ये आप देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र में किसी स्थित बंद पृष्ठ के लिए गॉस का नियम पूछा गया है। समांतर प्लेट देखा गया है। एलसीआर परिपथ का वर्णन देख लीजिए यहाँ पर, है ना। ट्रांसफार्मर के संदर्भ में प्रश्न आया है। नामांकित चित्र बनाना है, सिद्धांत लिखना है, अनुपात लिखना है। अवतल दर्पण का अवतल यहाँ पर देखेंगे तो ये लिखना है μ/v। ये सूत्र है ना, अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करना था आप, सॉरी गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए अपवर्तन सूत्र सिद्ध करना था आपको। यहाँ पर देखें संयुक्त सूक्ष्म वैसे पूछा गया था। और तरंगाग्र किसे कहते हैं, है ना। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा होगा अपने। तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं, उदाहरण भी समझाना था। हाइगन के तरंग सिद्धांत के अनुसार परावर्तन के नियम। इस प्रकार से कुछ आपका पेपर था। आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। एनालिसिस आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जो भी अगर आपकी गलतियाँ हुई हैं पेपर में तो आप सुधार कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।